हम सभी भैया बहनों को। पौधे उगाओ, धरती बचाओ। धरती को बचाने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है, क्योंकि पेड़ पौधे मृदा के कटाव को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, उसकी भौतिक दशा को बिगड़ने से बचाते हैं, जैविक तत्वों को बचाते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसीलिए यह वाक्य बिल्कुल सही है कि पौधे उगाओ और धरती को बचाओ और राहत पाओ, यानी स्वास्थ्य को भी उचित प्रकार से स्वस्थ वातावरण मिल जाता है, पर्यावरण संतुलित रहता है। तो आइए आज हम इसी प्रकार इकाई 8 में पढ़ते हैं मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। इसको छोटे रूप में आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी पढ़ा होगा और 9वीं, 10वीं में तो थोड़ा विस्तृत रूप से है। आज अब एग्रीकल्चर में इसका मुख्य महत्व समझ में आएगा। तो मृदा संरक्षण, मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण 4 अंक का एक प्रश्न आएगा इससे, यानी 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना होगा अपने को। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 120 शब्दों से कम में उत्तर नहीं देना है। तो इसके लिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, हम समझते हैं मृदा क्षरण क्या है। मृदा क्षरण किसे कहते हैं, मृदा क्षरण के प्रमुख कारण क्या है, क्यों मृदा क्षरण होता है ना, अथवा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य कारक कौन कौन से। तो उत्तर में चलते, मृदा क्षरण क्या होता है। मृदा क्षरण किसी बाह्य शक्ति जैसे जल, वायु एवं जीव जंतुओं, किसी बाह्य शक्ति जैसे जल, वायु, जीव जंतुओं द्वारा मृदा कणों का एक स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण कहलाता है। जल के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा, यानी खूब पानी आता है तो पानी क्या होता है, धूल जो होती है उसे बहा करके ले जा लेती है। वायु भी क्या होती है, वो तेज जब चलती है तो बारीक मृदा के कणों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। और इसी प्रकार जीव जंतु ये क्या करते हैं, जीव जंतु जब चरते हैं तो इनके जो खूर होते हैं उन खूरों में भूमि जो है वो कटती है और कट करके धूल में बदल जाती है, और वह धूल जल और वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। और विशेष करके जो जैविक पदार्थ होते हैं, वो जैविक पदार्थ तो जहाँ पर जैविक पदार्थ होंगे पशु पक्षियों के खूर भी वहीं गड़ेंगे, यानी इसका मतलब कीचड़ वहीं होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा पकड़ कर रखती है। और जब सूख जाता है, वह मिट्टी सूख जाती है, उस समय पर वह कण जो खूर से निकले हुए हैं वह धूल में बदल जाते हैं और फिर जल के द्वारा बह जाते या वायु के द्वारा उड़ जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैविक पदार्थ चले जाते हैं और शेष पथरीली मिट्टी जो रहेगी, सघन कठोर मृदा, वो रह जाएगी जो कि उसमें फसलें होती नहीं हैं। दूसरा कारण
मृदाक्षरण की परिभाषा पढ़ी हमने। अब क्या पढ़ेंगे? प्रभावित करने वाले कारक। मृदाक्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से या कारण कौन से? तो पहला कारण होता है जलवायु। जलवायु में तापांतर। जलवायु में क्या होता है? ताप में अंतर। तापांतर अधिक होने पर मृदा के तापांतर अधिक होने पर मृदा के भौतिक एवं रासायनिक विखंडन की प्रक्रिया। रासायनिक विखंडन की प्रक्रिया, भौतिक एवं रासायनिक विखंडन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। बहुत अधिक जलवायु में ताप में अंतर आने के कारण, यानी कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी बरसात, ऐसे तापांतर अधिक होने पर मृदा के भौतिक एवं रासायनिक विखंडन की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तथा वह मृदा अन्य भौतिक कारणों द्वारा क्षरण के लिए सुगम हो जाती है। क्षरण के लिए सुगम हो जाती है, जल्दी क्षरण होने लगता है तापांतर के कारण। फिर दूसरा मृदा ढाल। मृदा ढाल समतल भूमि पर मृदा क्षरण काफी कम होता है, परंतु भूमि की ढाल अधिक होने पर मिट्टी का कटाव की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। समतल भूमि पर मिट्टी कम बहती है क्योंकि पानी ही ज़्यादा तीव्र गति से नहीं बहता, हवा भी तीव्र गति से नहीं बहती है। और जहाँ ढालू रहे या पहाड़ रहे या झीलें रहे तो हम देखते हैं नदियों में से हवा ज़्यादा बहती है। इसी प्रकार पहाड़ पर भी हवा ज़्यादा बहती है। तो जहाँ पर समतल भूमि होती है वहाँ मृदा क्षरण काफ़ी कम होता है, परंतु जहाँ पर ढाल अधिक है तो वहाँ मिट्टी का कटाव की प्रक्रिया जल के द्वारा, वायु के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा ज़्यादा तीव्र गति से होती है। अब तीसरा कारण वनस्पति मृदा कणों को बांधने का कार्य करती है। वनस्पति क्या करती है? मृदा कणों को बांधने का कार्य करती है। अतः इसे मृदा बंधक भी कहते हैं। वनस्पतियों को मृदा को बांध के रखने वाला बंधक, रस्सी भी बंधक भी कहते हैं। वनस्पति मृदा कणों को बांधने का कार्य करती है, अतः इसे मृदा बंधक भी कहते हैं। वनस्पति विहीन भूमि में, जहाँ पर भी पेड़ पौधे नहीं रहे या घास नहीं रहे, ऐसी वनस्पति विहीन भूमि में मृदा क्षरण के अन्य कारकों को रोकने की क्षमता नहीं होती। अतः ऐसी जगह पर मृदा क्षरण तीव्र गति से होता है ना। जहाँ पर वनस्पति खूब ज़्यादा जकड़ी हुई रहेगी तो वहाँ उतनी मृदा बची रहेगी, बांध करके रखेगी। और जहाँ वनस्पति बिल्कुल नहीं है वहाँ भूमि में मृदा क्षरण के अन्य कारकों को रोकने की क्षमता नहीं होती। अतः ऐसी जगह पर मृदा क्षरण तीव्र गति से होगा। वनस्पति अगर रहेगी तो जलवायु विपरीत भी अगर रहे तो उसको भी, तापांतर को भी वह
जमीन पर आने नहीं देगी। मृदा ढाल भी खूब अधिक रहे तो भी वनस्पति अगर लगी हुई रहेगी, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी रहेंगे और झाड़ियाँ भी रहेगी। नीचे रायमुनिया की झाड़ी जो होती है, जिसमें से पशु पक्षी भी चल नहीं पाए, घुस नहीं पाए, तो वहाँ पर पशु पक्षियों से मृदा क्षरण नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, हवा भी नहीं घुस पाती ऐसे जंगलों में, इसीलिए ऐसी झाड़ी वाले जंगल या बांस वाले जंगल ज़्यादा पाले जाने लगे। हाँ, तो वनस्पति क्या करती है, मृदा क्षरण की गति को रोक लेती है। फिर चौथा कारण, वर्षा। वर्षा मृदा क्षरण का प्रत्यक्ष कारक है, बिल्कुल आंखों से दिखाई देने वाला कारक, प्रत्यक्ष कारक वर्षा है। वर्षा अधिक होने पर कितना सहन कर पाएगी मृदा, है ना। तो वर्षा अधिक होने पर मृदा की परत टूट टूट कर कमजोर हो जाती है, दलदल हो जाती है, पतली हो जाती है, टूट टूट करके कमजोर हो जाती है तथा अत्यधिक जल बहाव के कारण यह मृदा अन्यत्र बहाकर ले जाई जाती है, अन्य जगह पर इसको बहा करके ले जा लेती है। हमारे देश में असम, मेघालय आदि राज्यों में अत्यधिक वर्षा ही मृदा क्षरण का प्रमुख कारण है। प्रश्न अगला समझेंगे हम, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय लिखिए। तो मृदा क्षरण को रोकने के उपाय निम्नलिखित है। कैसे रोका जाएगा? पहला, जल के तेज बहाव या तीव्र वर्षा के द्वारा। जल के तेज बहाव या तीव्र वर्षा के द्वारा मृदा का क्षरण कई रूपों में होता है, जिनमें निम्न रूप प्रमुख है। पहला, परत क्षरण। तो इसे समतल अथवा चद्दर कटाव भी कहते हैं, क्योंकि इस कटाव में भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी छोटे छोटे कणों के द्वारा कट कट कर प्रति वर्ष बहती रहती है। चद्दर हर साल बहते जाता है। नीचे का जो जीवांश पदार्थ है वह हम जब जुताई करते हैं तो ऊपर आता है और फसल दे देता है, और ऊपर में पानी के साथ में जीवांश पदार्थ अंदर भूमि में से ऊपर आ जाते हैं और ये ज़्यादा पानी आने के कारण बह जाते। अब दूसरा, क्षुद्र सरिता क्षरण। फिर क्या होता है, जहाँ से पानी बहता है वहाँ से छोटी छोटी ऐसी सरिताएं बन जाती है। तो यह समतल कटाव का बढ़ा हुआ रूप है। समतल भूमि है और एक ही जगह से पानी निकल रहा है, वहाँ से कटाव का यह बढ़ा हुआ रूप हो जाता है। फिर जैसे बीज के अंकुरण के बाद, बीज अंकुरित होता है उसके बाद नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह कटाव रूप धारण कर लेता है। यानी बहता हुआ पानी अंकुरण है और फिर बड़ा पौधा तैयार हो जाता है तो फल देने योग्य हो जाता है। ऐसा ही ये जहाँ से पानी बहता है यहाँ से बड़ा पौधे जैसी सरिता बन जाती है और फिर यहाँ से मृदा बहने लगती है। तीसरा आता है अवनालिका क्षरण। यह कटाव का सबसे बड़ा रूप है। अब ये सरिताएं खेत की, जहाँ से हमने बीज को बोया वो नालियाँ मिलकर के एक बड़ी नाली बन जाती है खेत से बाहर पानी निकलने के लिए। तो ये कटाव का सबसे बड़ा रूप है। अर्थात यदि क्षुद्र सरिता अपर्दन को न रोका जाए, इससे ऊपर की जो क्षुद्र सरिता थी उस अपर्दन को अगर नहीं रोके तो छोटी छोटी नालियाँ बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसीलिए बोने के बाद पठेला मारना अनिवार्य है, अन्यथा जो तास रहेगी उस तास से पानी आएगा और जितनी भी मिट्टी बीज के ऊपर हम लुढ़काते हैं वो मिट्टी पूरी बह जाती है। तो ये बड़ा रूप धारण कर लेती है। जैसे छोटा अंकुरित, देख रहे हैं हम, छोटा अंकुरित पौधा जब बड़ा हो जाता है और आकार में वृद्धि कर लेता है
है ना। ये देख रहे हैं हम मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। तो इस प्रकार से जहाँ ढालू भूमि रहे वहाँ मेड़े बांधना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि को बांट देना चाहिए और आसपास वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। चौथा, सरिता तरछरण। तो इसमें मिट्टी के कण कट कट कर खेत से पानी के बहाव के साथ बाहर चले जाते हैं। खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। पांचवा आता है भूस्खलन। भूस्खलन देखते ना, बड़े बड़े पहाड़ कट कर के गिर जाते हैं रोड के बगैर के, वही है भूस्खलन क्षरण। यह रील क्षरण की बढ़ती अवस्था है। यदि मृदा में ढाल अधिक होता है तो रील क्षरण द्वारा बनाई गई नालियाँ गहरी एवं चौड़ी हो जाती है। जहाँ पर भी पहाड़ी काट दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर का पानी एक रील की तरह, धागे की तरह नीचे आता है और धीरे धीरे माने जलप्रपात का रूप ले लेता है। और फिर जब बरसात चली जाए उस समय उस नाली में हवा प्रवेश कर जाती है, और हवा प्रवेश होने पर जब गर्मी के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में धूप खिलने लगती है तो धूप उसे सुखा देती है, सूखने से जकड़ती है ना, और वो मृदा फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती है। धन्यवाद। अगला प्रश्न अगले PDF में देखेंगे। मृदा क्षरण भूक्षरण से होने वाली हानियाँ। भूक्षरण से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी? प्रणाम।